तभी मार्किंग आपकी करें। इसलिए जरूरी है कि हमें व्याकरण का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब जो है एक विषय मैं शुरू कर रहा हूं, पहले अनौपचारिक पद से। अभी आप इसको प्लेन पेपर या रूल पेपर पर ही लिखेंगे, सबके पास है ना? अभी बॉक्स वाली कॉपी पे नहीं लिखेंगे। एक दो काम जब हम लोग ऐसे कर लेंगे तब फिर बॉक्स में भी लिखना आपको सिखलाएंगे कि कैसे बॉक्स में हम लिख सकते हैं। तो अनौपचारिक पद पहले ही जान लेना है कि अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है। देखिए पहले यह जानना है कि अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है। तो अन मतलब नहीं, उपचार जो एक औपचारिक। जिस पत्र में उपचार की कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं हो, वो है अनौपचारिक पत्र। जैसे वीडियो को लिखेंगे तो आपको सेवा में लिखना मस्त है, कलेक्टर को लिखेंगे तो आपको सेवा में लिखना मस्त है, मुखिया को भी लिखेंगे तो सेवा में लिखना मस्त है, प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे तो सेवा में लिखना मस्त है। लेकिन जब अपनी माँ को लिखेंगे, अपने पिताजी को लिखेंगे, अपने दोस्त को लिखेंगे, तो मान लीजिए कि ऊपर लिफाफे पर अलंकरण के लिए, जैसे टू फ्रॉम रहता है ना, लिफाफे पर लिखेंगे, लेकिन पत्र के भीतर हमें माँ को लिखते हुए सेवा में लिखने की जरूरत नहीं है। माँ को लिखते हुए सेवा में लिख देंगे तो उस पत्र की डिसेंसी घट जाएगी। सबसे उसमें जो लॉस होगा वो ये होगा कि वो आत्मीय नहीं लगेगा, अपनत्व तो उसमें नहीं लगेगा। कोई वीडियो सीओ कलेक्टर अपनत्व और ममत्व देखकर एप्लीकेशन को ट्रीट करता है क्या? लेकिन वह भी तो पिता, वह भी तो किसी का पुत्र है। तो ऐसी क्या व्यवस्था आ जाती है कि वो सिंपैथी के आधार पर उस पर नहीं देखता है, वो कानून से चलता है। इसलिए कि एक तो कानून से बंधा हुआ, दूसरे कि आपको अपनी माँ के पास पत्र लिखना है तो आपकी मर्जी में है कि 5 लाइन में लिखिए या 50 लाइन में लिखिए या 500 लाइन में लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए माँ को पत्र लिखते हुए, खुदा न करे मैं बीमार हूं, तो मैं लिखता हूं पूजनीय माँ चरण स्पर्श। इन दिनों कुछ बीमार हूं, किंतु आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। घबराइए नहीं, कोई गंभीर बीमारी मुझे नहीं हुई है। पहले थोड़ी सर्दी लगी थी तो मैंने सोचा छोटी मोटी बात है
तो खुद से घरेलू उपचार किया, ठीक नहीं होने पर पास की दवा दुकान से कुछ दवाइयां लेकर खाई, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो मोहल्ले के डॉक्टर से दिखलाया, फिर भी आराम नहीं हुआ तो अभी शहर के बड़े चिकित्सक से कल ही दिखलाया है और आज से अच्छा महसूस हो रहा है। और भी इस बारे में हम डिटेल कर सकते हैं कि पहले छींक आई थी कि पहले बुखार हुआ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन ऐसा लिखकर किसी अधिकारी को आप पत्र दे दीजिएगा तो पहले उसको कहेगा कि इसको डस्टबिन में डाल, इसलिए नहीं कि वो गलत है, इसलिए कि उतने लंबे लंबे पत्रों को इंटरटेन करेगा तो आपके जैसे हजारों लोग रोज आवेदन देते हैं उसको। इसीलिए फॉर्मल में विषय बनाया जाता है कि किस विषय में आप बात करें, और फॉर्मल लेटर इसके अपोजिट। मैं अभी इनफॉर्मल पर बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे दिन को समझने के लिए रात को समझना जरूरी है, रात को समझने के लिए दिन को समझना जरूरी है। अगर अंधेरा नहीं होता तो कैसे किसी को समझाते कि उजाला क्या होता है, और उजाला नहीं होता कैसे किसी को समझाएंगे कि अंधेरा क्या होता है। तो ये कोरिलेटेड रहते हैं, विषय आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो अधिकारी को इसी बात पर पत्र लिखेंगे तो लिखेंगे कि सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी महोदय, आप ही के अधीन में काम कर रहा हूं, आप प्रशाखा पदाधिकारी बनने वाले हैं, मैं आपके अंदर असिस्टेंट सहायक हूं, आज मेरी तबीयत कुछ नासाज लग रही है तो मैंने लिख दिया ऊपर में सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी महोदय, वाणिज्य विभाग, सचिवालय पटना, विषय आकस्मिक अवकाश के समय, दिनांक दे, अभी फॉर्मेट बताए। महाशय, सबने निवेदन है कि तबीयत नासाज होने के कारण आज मैं कार्यालय में अनुपस्थित रहा। पैराग्राफ चेंज। अतः अनुरोध है कि आज का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका विश्वासी शैलेंद्र कुमार। हो गया। फॉर्मल लेटर एक्चुअली छोटा लेटर, जितना वो छोटा होता उतना अच्छा होता है, लेकिन फॉर्मल में भी आपसे अपेक्षा रखेंगे 150 शब्दों के आसपास का। तो मैं बताऊंगा कि उसको एक्सटेंशन कैसे देना है। कभी कभी तो परीक्षक ही ऐसा पूछता है कि एक्सटेंशन का स्कोप मिल जाता है। अगर नहीं भी पूछा है, अगर इतना ही पूछा है कि अपने गांव के मुखिया को, अपने पंचायत के मुखिया को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव की नदी पर पुल बनाने का आग्रह किया गया हो, तो ये तो बहुत छोटा हो जाए। ऊपर लिखेंगे सेवा में मुखिया महोदय, अवश्य ग्राम पंचायत राज, जो भी नाम है उसका, दिनांक इतना, विषय हमारे गांव की नदी पर पुल बनवाने के समय। महाशय, निवेदन है कि मैं आपके ग्राम पंचायत राज के कखग गांव का निवासी हूं। हमारे गांव की नदी पर पुल नहीं है, जिस कारण न तो कोई सवारी आती, न तो रोगियों का समय पर इलाज हो पाता है, न तो बच्चे नदी पार करके पढ़ने जा सकते हैं, अगर जाते भी हैं तो खतरा बना रहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है, पैराग्राफ चेंज कर कि हमारी समस्या पर ध्यान दिलाते हुए निजी कोष से
मतलब पर्सनल फंड होता है ना, मुखिया का, एमपी का, एमएलए का, निजी कोष से हमारे गांव की नदी पर पुल बनवाने की कृपा की जाए ताकि हमें आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। साधन तो छोटा हो, तो छोटा होगा तो उसको अब वो स्पेस दे दिया तो और कहानी कहें। जैसे हमारी जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा बढ़ा बढ़ा कर कहें। बच्चे स्कूल नहीं जाते, सवारी नहीं आती है, बरसात के दिनों में ऐसा पानी भर जाता है लोग डूबते हैं। और भी कर सकते, और कंटेंट्स चाहिए तो यह भी कह सकते कि स्थिति तो यहाँ तक है कि हमें पिछड़ा समझा जाता है और न तो हमारे गांव के लड़कों और न ही हमारे गांव की लड़कियों से कोई अपने बेटा बेटी का शादी ब्याह करना चाहता है। यह भी एक फ्रेमिंग हुई इसमें। तो थोड़ी सी भाषा, थोड़ी सी कल्पना, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर का कोई रेंज नहीं। 500 वाक्य का भी आप लिख सकते हैं। गांव की महिलाएं जब अपने पति को, जो बाहर रहते थे, कलकत्ते में चटकल में काम कर रहे, तो उनको जब चिट्ठी लिखवाती थी तो हर एक कोला का, कोला समझते हैं, खेत की, जैसे हमारे यहाँ चकबंदी जहां हो गई है वहां आपकी सारी जमीन को एक जगह कर दिया गया है। ऐसे किसी एक किसान की जमीन एक यहाँ है तो दूसरा बुद्धा कॉलोनी में, तीसरा गाय घाट में, तो वो हर एक कोला का रिपोर्टिंग करती है कि किसमें गेहूं मतलब ठीक से उसमें उसका अंकुरण नहीं हुआ, किस खेत के गेहूं सूख रहे, किस खेत के हरे भरे, यहां तक कि भैंस किस स्थिति में, बच्चे किस स्थिति में, सब लिखते हैं। वो अपना दुख दर्द पीड़ा सब। तो लोकगीतों में वो सब चीजें आई है। हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं उनमें वो सब गीतें पहले आती थी डिसेंसी में। आज भी फोक है लेकिन उसको थोड़ा सा अश्लील कर दिया गया है, थोड़ा हल्का फूहड़ टाइप का हो गया है, लेकिन फिल्म वाले उसका उपयोग करते हैं। डिसेंसी से बहुत सारे फोक को लेते हैं, जैसे घूमर वगैरह का नाम बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लावनी या वगैरह वगैरह, सब तो फोक है। उसी को अब उसमें क्या करते हैं फिल्म वाले, वेस्टर्न म्यूजिक भी डालते हैं, तो फ्यूजन बना देते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह उपयोग कर रहे हो। फिल्मों के बहुत सारे डिमेरिट्स है तो बहुत सारे मेरिट्स। खैर, तो विषय पर आते हैं कि औपचारिक पत्र लिखन में एक अनौपचारिक में औपचारिकता की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन शिष्टाचार की जरूरत होती है। औपचारिकता और औपचारिकता और शिष्टाचार दो बातें। जैसे जिसको आप पहचानते नहीं है वो आपके घर मेहमान बनकर आया है और आपके पिताजी के बारे में पूछ रहा है, उनका नाम लेकर कि वे हैं क्या घर में, आपने पहचाना नहीं हो सारी, लेकिन कहा कृपया आप बैठिए, मैं अभी पता करके बताता हूं, क्योंकि मैं 2 घंटे से दरवाजे पर हूं या घर से बाहर था, बहुत सारे कॉजेस। लेकिन आपके फूफा आए, आपके मौसा आए, आपके मामा आए, वो आकर ये पूछेंगे भी नहीं कि घर में पिताजी हैं कि नहीं। घर में जो है अभी वो सब उनको जानता है। तो पिताजी 2 घंटे बाद भी आएंगे या कहीं गांव से बाहर ही गए होंगे, इससे उनको एक अफसोस होगा कि हाँ आए तो मिल नहीं सके, लेकिन उनके स्वागत सत्कार रहने सहने की व्यवस्था में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं।
तो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि पिताजी हैं। पहले आप शिष्टाचार में प्रणाम करें, पूछेंगे कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही, आपके बारे में पूछेंगे, तब अगली कड़ी में जाए, मम्मी कैसी है, पापा कैसे। अब वो सीरीज में जाएंगे, लेकिन पहले आपके बारे में पूछें। लेकिन जो आया है आपके पिताजी से, जिसे आप नहीं पहचानते, वो आपके बारे में पहले पूछेगा क्या? तो उसमें औपचारिकता है, इसमें शिष्टाचार है। तो यह औपचारिक पत्र लिखन जो है, इसके स्टेप्स जो होते हैं, सबसे पहले ऊपर में अपना पता लिखते हैं। पहला स्टेप है कि अपना पता लिखते हैं। दूसरा स्टेप है कि तिथि लिखते हैं, मतलब दिनांक। कैसे लिखते हैं मैं बताऊं। तीसरा स्टेप है संबोधन देते हैं। चौथा स्टेप है अभिवादन देते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, अभिवादन सबको जाता है। छोटे का अभिवादन अलग तरह से होगा, बड़ों का अभिवादन अलग तरह से होगा, लेकिन पत्र में अभिवादन का एक कॉलम रहेगा। अब ये 4 स्टेप जब हो गया, तो 5वां स्टेप वो पूरा बॉडी है, जिसके बारे में आपको पूछा गया है प्रश्न में कि क्या लिखना है। तो ये जो 5वां स्टेप है, यही सबसे बड़ा होता है। ये मोटे तौर पर 2 स्टेंजा 3 स्टेंजा में खत्म। कुशल क्षेम से शुरू करते हैं, कुशल से हूं, आप लोगों की कुशलता की कामना करते हैं, यहां से शुरू किए। उसके बाद विषय में गए, क्या पूछा है। जैसे कहा है कि आपके पिताजी ने मनी ऑर्डर से रुपया भेजा है, तो अब कैशलेस जमाने में मनी ऑर्डर बहुत कम ही लोग करते हैं। तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए और उनसे यह आग्रह कीजिए कि वो ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख ले। आपको अटपटा लगेगा, क्या पिताजी को कैसे ये निर्देश दे सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख ले। लेकिन श्रेष्ठ भाषा में हम उनको अपडेट तो कर ही सकते, तो उसके लिए भूमिका बनाएंगे। कुशल से हूं, आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। आशा है कि मम्मी का स्वास्थ्य अभी ठीक होगा, गोलू की पढ़ाई चल रही होगी। इसको कैसे सिंबल में लिखना है मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको आसान फॉर्मेट में मैं बताऊंगा। आपका भेजा हुआ धनादेश या मनी ऑर्डर कल ही प्राप्त हुआ। एक तरफ रुपए मिलने की खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरफ आश्चर्य भी हुआ। आप मुझसे ज्यादा शिक्षित हैं, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, आपने सारी शिक्षा प्राप्त करी, आपके घर में स्मार्टफोन भी, मुझे भी आप ही ने खरीद कर दी। तो आप इस ऑनलाइन के जमाने में आप पोस्ट ऑफिस जब तक जाकर मनी ऑर्डर फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा करने का जो जोखिम लेते हैं, इसमें समय की भी बर्बादी होती है और गुम जाने लुट जाने का खतरा भी रहता है। इससे अच्छा है कि घर में जो बच्चे हैं वह यह जानते हैं, आप अपने बहुमूल्य समय में से, व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, उनके साथ 2-1 दिन बैठ जाइए और यह काम करना सीख लीजिए, तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा।
और हमारी सरकार की जो योजना है उसको भी बल मिलेगा। फिर मेरी ओर से माँ को प्रणाम और छोटों को स्नेह कहिए। आपका प्यारा पुत्र। हो गया पत्र। पत्र की भाषा सरल नहीं सरलतम होती है, मतलब सरल भी में भी सरल होती है। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भी आसानी से समझ। अब जैसे एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं। एक मैं फ्रेम करता हूं वाक्य, जैसे इतने के बाद, अभिवादन के बाद मैं बॉडी फ्रेम कर रहा हूं। अभी मैं सब बताऊंगा। अब मैं पहला वाक्य बोल रहा हूं, बॉडी में लिख रहा हूं। डाकिया ने मेरे भावों की भंगिमा भंग की और डाल दी तेरी तुहिलकाओं की परिचर्चा मेरे हाथों। फिर से सुनिए। डाकिया ने मेरे भावों की भंगिमा भंग की और डाल दी तेरी तुहिलकाओं की परिचर्चा मेरे हाथों। अब इसको सरल हिंदी में अनुवाद करके कोई मुझे बताए कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। पत्र लिखने वाला इतना ही कहना चाह रहा है कि मैं बैठकर कुछ सोच रहा था, उसी समय डाकिया आया और तुम्हारा पत्र दे गया। डाकिया ने मेरे भावों की भंगिमा भंग की। एक कविता जैसा वाक्य है, अनुप्रास अलंकार लगे, भ भ की पुनरावृत्ति की गई, अनुप्रास अलंकार लगाया गया है। भावों की भंगिमा भंग करना मतलब एक विचार को बाधा पहुंचाना। तो पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा, उसी समय डाकिया आ गया, उसकी भंगिमा भाव उसके बदल गए। डाकिया से पूछा होगा क्या है भाई, कहा होगा चिट्ठी है, देखा तो दोस्त की है। तो ऐसा लेखन भी होता है, लेकिन ये साहित्यकार करते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आपका मित्र उसी लेवल का हो। लेकिन मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप एमए पास है, आपके बचपन का मित्र किसी कारण से चौथी पास करके छोड़ दिया। अब एमए पास करके मित्रता तो बचपन की बनी ही रहेगी। अमीरी गरीबी अपनी जगह, मित्रता अपनी जगह, विद्वता अपनी जगह, मित्रता अपनी जगह। और हर एक जगह जो यूनिवर्सल चीज होती है वो केवल साइंस में ही नहीं लागू होती, लिटरेचर में भी एंटीपोल पर अट्रैक्शन होता है। साइंस में पढ़ा होगा, आप अपने गांव समाज वगैरह में रीड करिएगा, पढ़े लिखे लोगों की दोस्ती ज्यादा कम पढ़े लिखों से होती है। पढ़ा लिखा आदमी से उसका विचार टकराता है, दोनों में जल्दी सहमति ही नहीं बनेगी तो दोस्ती खाक होगी। देखिएगा, बहुत सुंदर आदमी जो होगा उसकी दोस्ती कुरूप आदमी से हो सकती। देखिएगा, जो बहुत दुबला पतला होगा उसकी दोस्ती पहलवान टाइप के आदमी से हो सकती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम में नहीं होता है वो चीजें हम औरों में खोजते हैं। साइंटिफिक चीजें हैं। इस पर बहुत अच्छे उदाहरण रूस के एक महान कथाकार है मैक्सिम गोर्की, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो ये बॉडी समझ गए। अब इसमें भी आपको धीरे धीरे विषय में प्रवेश कराएंगे कि अभी हमने बॉडी शुरू की कि कुशल से हूं, आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूं या तुम्हारी कुशलता की कामना। दोस्त को लिखेंगे तो तुम्हारी, दोस्त को कभी भी आप नहीं लिखना चाहिए।
आप लिखिएगा तो दोस्त की सीमा से वो पार, तब वो आपका दोस्त है ही नहीं, दोस्त में तुम चलता है। तो कुशल से हूं, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूं, प्राय ऐसे शुरू होगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि दोस्त की मां का निधन हो गया, तो भी क्या आप ऐसे ही शुरू करेंगे कि कुशल से हूं और तुम्हारी कुशलता? जब आप जान रहे हो कुशल नहीं है अभी, तो आप कैसे कर सकते? ऐसे अच्छा पर सेटर, अच्छा प्रासनिक, सेटर को कहते, क्वेश्चन सेटर को कहते प्रासनिक, प्रश्न बनाने वाला। अच्छा प्रासनिक निगेटिव अप्रोच का प्रश्न नहीं बना। हाँ, लेकिन कुछ मूर्ख लोग अब चंदन टीका लगा के, पूजा प्रार्थना करके, धर्म उपासना करके, जो जिस धर्म के मन बना के गए कि मैं अपनी परीक्षा करने जा रहा हूं। अब मेरे जैसे किसी अज्ञानी शिक्षक प्रोफेसर ने पूछ दिया कि आपके पिताजी की दुर्घटना हो गई है, कैसा लगेगा? गया परीक्षा देने, अभी से उसके सामने आ रहा है कि पिताजी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब ऐसे भी पढ़े लिखे में भी, बीए में भी बैल होता है, तो ऐसे भी प्रासनिक होते हैं। मैं अपनी आंखों से उसे प्रश्न देख चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी दुनिया में इतने विषय, उसको छोड़कर माता पिता को मारना। अब किसने उनको प्रोफेसर बनाया, कैसे वो बन गए, तो वो जाने, बहुत सवाल करे होते हैं भाई। हाँ, तो ऐसा पूछना नहीं चाहिए। आपके माध्यम से एक मैसेज भी मैं डाल रहा हूं कि कोई प्रासनिक अगर सुन रहे हो तो वो भी इस पर विचार करे कि मुझे कैसे प्रश्न फ्रेम करने चाहिए। हमें सब पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए। हमारे ट्रेनों में लोग बैठते हैं, लोकल ट्रेन में खासकर जो डेली पैसेंजरी करते हैं, एक जगह 4 सीट हाँफ के उस पर तौलिया बिछा देंगे, ताश शुरू कर देंगे। अब ताश शुरू करेंगे तो वो बताएंगे हमारा मुख्यमंत्री क्या कितना बेईमान है, हमारे देश में बिजली व्यवस्था कितनी बुरी है। मतलब वो केवल निगेटिव बात, क्या अच्छा है इस पर कभी हम चर्चा ही नहीं करते, और न हम उसका पालन करते। हमारी बिहार सरकार ने, या केंद्र की योजना थी, किसकी है पता नहीं, आपने देखा होगा कुछ दीवालों पर मधुबनी पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है? तो बिहार सरकार की योजना होगी डेफिनेटली। अब उस मधुबनी पेंटिंग पर फिर से ध्यान देके देखिए, उस पर केवल गुटखा 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 का टुकड़ा मिलेगा। हम महान भारत के नागरिक, मधुबनी पेंटिंग को हम अलग से पेंट करते हैं। ये सब, ये जो क्लास होता है, ये केवल कंटेंट्स का क्लास नहीं है। आपको रुचि संपन्न कराना भी मेरा धर्म है। जितने सुरुचिपूर्ण आप होंगे, विश्वास करिए आपका लेखन उतना ही निखरेगा, नहीं निखरने का कोई सवाल ही नहीं। और सुगंध ऐसी चीज है, देते ना पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान वाले, क्या चल रहा है इन दिनों, बॉर्डर पर दिखलाता है ना, तो कहता है मेरे हिंदुस्तान में तो इन दोनों फॉग चल रहा है। तो फॉग एकदम सिल पैक है, लेकिन सिल पैक में भी अगर खुशबू है तो बाहर आ जाती। खुशबू छिपने की चीज नहीं, बदबू भी नहीं छिपती है तो खुशबू भी नहीं छिपती। तो आपके अंदर क्वालिटी है, तो मेजर करने वाला ऐसा ऐसा लोग बैठा हुआ है कि तुरंत आपकी क्वालिटी को वो
समझिए, न समझने का कोई बात नहीं, वो अनुभवी आदमी। आपके जैसे हजारों हजार बच्चों की कापियां उसके हाथों से, उसकी नजरों से गुजर चुका है। तो अब ये बॉडी हो गया। बॉडी होने के बाद छठा जो है ये अभिनिवेदन है। ये अभिनिवेदन क्या है? अपने बारे में बताना कि मैं आपका कौन हूं या मैं तुम्हारा कौन हूं। तो अनौपचारिक पत्र में यही 6 स्टेप होते हैं। स्टेप मैंने आपके दिमाग में इसलिए डाला कि जब आप लेखन कीजिएगा, ये जब बैठ जाएगा आपके दिमाग में, तो आपका कोई स्टेप छूटेगा नहीं और आपके मार्क्स बेकार में कटेंगे। अब इसको एक साइड में करके रखते हैं, या आपकी कॉपियों में है, आपसे ही पूछते चलेंगे। सबसे पहले है अपना पत्र। तो 2 तरह से होता है। बोर्ड इस तरह का प्रश्न फ्रेम कर सकता है जिसमें आपका पता और नाम दोनों स्थिर कर दिया गया। जैसे प्रश्न किया गया हो कि आप दिल्ली के मोती नगर के नेहरू छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते। अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें कि यह आग्रह किया गया हो कि गर्मी की छुट्टियों में वो पर्वतीय क्षेत्र के भ्रमण पर आपके साथ चले। पत्र में अपना नाम रोहन या रोहिणी ऐसे भी लिख सकते कि आप दिल्ली के मोती नगर के नेहरू छात्रावास के निवासी रोहन या रोहिणी। इसका मतलब ये हुआ कि CSIR के जितने परीक्षार्थी होंगे इस पत्र को लिखते हुए सबका पता नेहरू छात्रावास मोती नगर दिल्ली हो जाए और सारे बॉयज का नाम रोहन हो जाएगा और सारी गर्ल्स का नाम रोहिणी। एक तो ऐसा तरीका, एक फ्लैट तरीका है। क्या कि आप दिल्ली के किसी छात्रावास में रहते, आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें गर्मी की छुट्टी में पर्वतीय क्षेत्र में भ्रमण करने का आग्रह हो। तो अब इसमें तो कोई पता नहीं दिया, तो हमें पता जो पत्र लेखन के जो फॉर्मेट है वो यही चेक कर रहा है कि आपको पत्र लिखने आता है कि नहीं आता है। तो स्टेप तो हमें सारे बनाने होंगे। तो अगर हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं ग्राम रामपुर, पत्रालय मतलब पोस्ट ऑफिस जौनपुर, जिला फरीदाबाद, कुछ भी ABC। ये है कि नहीं उससे मतलब नहीं। अब ये अपना पता आपने लिखा। एक सवाल होता है कि आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि अपना पता नहीं लिखना रहता है, अपनी आइडेंटिटी परीक्षा की कॉपियों में हम नहीं देते। तो मान लीजिए आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने यह पता लिखा है, तो परीक्षक कैसे जानेगा कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं?
अगर आपने ऐसे पता लिखा है तो वो मान लेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को उजागर कर, तो उस स्थिति में यूएफएम का मामला बनेगा, अनफेयरनेस। तो इसको जब पता नहीं दिया, मैं सारे फॉर्मेट लिखाऊंगा बिना पता के वो देखिए, एक सुनार है जो सोने में इतना तांबा मिला देता है कि सोना रह ही नहीं जाता, तांबा दिखता है। एक सुनार है तांबे में इतना सोना मिला देता है कि तांबा उसमें छिप जाता है, सोना दिखता है। तो हम लोगों की कारीगरी ये दूसरे सुनार वाली है कि तांबे को सोना बनाने की प्रक्रिया है। आप बहुत अच्छा पत्र लिखते हो, मैं आप पर आपत्ति नहीं करता हूं, अविश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे क्लास में बैठे हैं तो मैं 0 लेवल पर आपको आंकूंगा। मैं ये मान कर चलूंगा कि आपको पत्र का ABCD कुछ समझ में नहीं आता, उस लेवल से शुरू करेंगे, वहां से उठते उठते तब अपर लेवल पर जाए, तब आप परफेक्ट। तो हमें पता लिखना है तो हमने लिख दिया, अगर वैसा नहीं दिया रहे तो ऐसी स्थिति में हमें लिखना है मोहल्ला आवास पत्रालय क जिला च नहीं दिया। अब मार्केट में आप किताबें देखेंगे तो इस सब के बीच में कॉमा होगा, आपको बीच में कॉमा नहीं लगा, नहीं तो 3 नाम होगा। इसको ध्यान में दे, जैसे बाजार की किताबें पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तरह तरह के प्रश्नों के लिए जो आपको मिलता है आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मेरे साथ आप रजिस्टर्ड हैं तो आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे इस बोर्ड का। इस बोर्ड से अलग अब जितना यूट्यूब देखना हो देखिए, जितनी किताबें पढ़नी हो पढ़िए, लेकिन फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितना आप इसको फॉलो कीजिएगा, जितना समझिएगा, आप उतने ऊंचे अंक लाएंगे। मुझे इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, बिना किसी अभिमान, क्योंकि मैं वर्षों वर्षों से इस फॉर्मेट पर काम करता हूं। इस फॉर्मेट पर हमने आउटपुट दिया हुआ। NCERT का जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, मैं केवल वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपकी परीक्षा केंद्र द्वारा संचालित, फिर बिहार सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार होती, उनके फॉर्मेट को फॉलो करें। ये केंद्रीय परीक्षा है तो NCERT के गाइडलाइन से चलेगी, ये तय बात है। तो यही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। अब ध्यान देना है कि इधर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मुझे इधर जाने में असुविधा हो रही। पेज हमारा ये, हमने ये मार्जिन छोड़ा है, बिना मार्जिन छोड़े कापियों में लिखिएगा मत। मार्जिन छोड़ने का एक तरीका ये है कि जैसे इनकी सादा इनका पेज देख रहा है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि पेन से हम लाइन खींचे, हम लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच मोड़ते जाएंगे। इधर फोल्ड करके लिख लिया, फिर उधर से फोल्ड कर देंगे कि हमारा अनुशासन बना। मार्जिन से ये फायदा होगा, एक और मार्जिन एग्जामिनर को भी चाहिए मार्किंग करने के लिए। अब मार्जिन से आपका बहुत कल्याण होगा कि मार्जिन वो सीधी रेखा है जो आपको गाइड करेगा कि मेरे साथ ही सटकर चलो, तो तुम इधर उधर नहीं जाओ। नहीं तो विद्यार्थी
मैं ही करता था, यहां से शुरू करता था लिखना तो मेरा अंतिम लाइन ऐसे हो जाता, ये लिखन यहां से ऐसे ऐसे दाया में बढ़ता जा। तो जब तक विद्यार्थी था मुझे ये समझ में नहीं आया, जब शिक्षक हो गया मूल्यांकन किया कॉपी का तो बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत गलतियां की, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो वो सब चीजें जहां जहां आपको लॉस हो सकता है वो चीजें भी मैं आपको बताता चलूंगा कि ये नहीं करना है। जैसे बताया ना कि श्री गणेश नहीं लिखना है, 786 नहीं लिखना है, द हिंद नहीं लिखना है, लास्ट में 2 लाइन नहीं खींचनी है, ये सब कुछ नहीं करना। तो अब एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब ये सब लगातार है। अब दिनांक देना है तो इनफॉर्मल में जो दिनांक देते हैं वो ग्रामर का रूल नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन में चलता है ऐसे कि एक लाइन छोड़ देंगे, इनफॉर्मल में दिनांक लिखेंगे 29 फरवरी कॉमा दे देंगे 2024। यहां दिनांक लिखा ही नहीं, यहां दिनांक लिखकर दिनांक नहीं लिख रहे। फॉर्मल में दिनांक लिखकर दिनांक देंगे, फॉर्मल में दिनांक लिखकर दिनांक देंगे और तब वहां लिखेंगे 29/2/2024। लेकिन इसमें ऐसा लिखे। अब इन केस आपने ऐसा अभ्यास भी कर लिया है, अच्छी तरह तैयारी भी कर ली, लेकिन पूर्व की जो आदतें होती है वो बहुत दिनों तक पीछा करती है। जहां आप तनाव में रहेंगे या थोड़ा सा कॉन्शसनेस में कमी आएगी, पहले वाली प्रवृत्ति आप पर सवार हो जाएगी। तो अगर इनफॉर्मल में हमें ऐसा हो गया कि दिनांक 29/2/2024 हमने लिख दिया, तब याद आया क्यों ऐसा तो नहीं करना था, ऐसा करना था तो कट नहीं करना है। काटने से अच्छा उसी को छोड़ देना, वो गलत नहीं, लेकिन काट दीजिएगा तो अभी आपने शुरू ही किया था, शुरू ही किया। अब जैसे अशोक राजपथ पर, क्षमा करिएगा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है विषय को समझाना। कोई लड़की जा रही है, आप उससे बहुत पीछे, आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं, लेकिन आपको ये लग रहा है ये बहुत सुंदर हो, पीछे से जो आपने रीड किया है, तो आपके मन में आया कि जरा देखे कितनी सुंदर। अब थोड़ा जल्दी से चलते हुए मेरी तरफ, मैं नहीं चलता हूं, तेजी से चलते हुए आगे गए और उसके चेहरे को देखा, और चेहरा आपके इमेजिन के पूरा विपरीत निकला, तो क्या होगा? बेहोश भी हो सकते हैं। तो आपके सारे परिश्रम पर पानी आपको गधा बेकार में। तो ये फेस है, ये जो है फॉर्मेट जो है, ये फेस है, इसका अपना एक इंप्रेशन है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको अगर वैसा हो जाए तो काटना नहीं है, एज इज छोड़ देना। समझ में आ गया? जहां जहां भी जो हो सकता है उसको मैं पहले आपको अलर्ट करा, और उदाहरण से मैं सिद्ध कर दे रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। अब 2 स्टेप हो गया।
अब क्या था? संबोधन। किसको लिखना चाह रहे हैं आप? मित्र। तो मित्र को अगर लिखना चाह रहे, फिर एक लाइन छोड़िए, अब यहां लिखेंगे प्रिय मित्र। सपोज पत्र में उसका नाम दिया हुआ है, तो इसी के आगे उसका नाम भी लिखिए, जैसे प्रिय मित्र राकेश, तब कॉमा। अगर नहीं लिखा हुआ तो हम प्रिय मित्र पर ही कॉमा दे सकते हैं। एक और विकल्प है कि अबसा क ख ग च छ ज सिंबल हमने अपना लिया है, तो हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र तथा द, कॉमा डाल। अब अभिवादन है, तो अभिवादन कोई कोड नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई सिंबल बनाने की जरूरत नहीं। तो अब यहां इसके साथ ही लिखें, एक गैप यहां दिया था, एक गैप यहां दिया था, इसके साथ ही लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। नमस्कार भी लिख सकते थे, लेकिन सप्रेम लिखा तो और इसमें थोड़ा सा और आत्मीयता। ध्यान देना है कि किसी को भी अभिवादन करे, चिन्ह यही लगेगा, विस्मय सूचक। अगर यहां पूर्ण विराम लगाते हैं तो ये वाक्य तो है नहीं कि पूर्ण विराम, कॉमा लगाते हैं तो क्या होगा? कॉमा लगाते हैं तो गलत नहीं, लेकिन यहाँ जो हमने अपनी आत्मीयता प्रकट की है वो वहां से हट जाए, लेफ्ट हो जाए। ये चिन्ह हमारे मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए आते हैं, इसलिए यही चिन्ह लगाना है। अब आप ध्यान दीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 आपका पूरा हो गया। हाँ सर, क्लियर मिनट तो और लिखे हुए हैं, क्लियर मिनट तक छोड़ सकते, नाम नहीं दिया रहेगा, नाम नहीं, साथ नीचे नहीं लिखेगा, साथ में ही लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा। अब बॉडी शुरू हो। अब यहां जैसे, अब देखिए इस सब बाएं बाएं है और सीधे में लिखने की कोशिश की गई। अब पहली बार दाएं आए, एक लाइन छोड़ देंगे, इस शब्द के साथ एक शब्द का मार्जिन छोड़ करेंगे, कुशल पूर्वक रहता हुआ तुम्हारी कुशलता की फिर यहां कामना करता हूं। अब हमें विषय में प्रवेश करना है। अलग अलग, हाँ। कुशल पूर्वक रहता हुआ तुम्हारी कुशलता की कम लिख सकते, पत्रा पर लाघव चिन्ह, पोस्ट पर लाघव, बहुत तरह से पता लिख सकते, जैसे शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ये जो है फुल एड्रेस की जरूरत कहाँ होती है? लिफाफे पर। पत्र में फुल एड्रेस की जरूरत नहीं है। ऐसे अब तो आपका ई एडमिट कार्ड आ जाता है, डाउनलोड करते हैं, लेकिन ई एडमिट कार्ड आने से पहले सभी स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड उसके पते पर भेजा जाता था। बहुत को मिलता था, बहुत को नहीं मिलता था, ऐसे किसी। तो हर एक एडमिट कार्ड पर स्टूडेंट का रोल नंबर तो डिफरेंट होता था,
वो छपता था, नेम छपता था। अब सोचिए अगर 20 लाख एप्लीकेंट थे तो 20 लाख लिफाफे पर भी उसको पता लिखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे सुविधा बढ़ती है। लिफाफा ट्रांसपेरेंट डिजाइन हुआ। आप में से किसी को ऐसा लिफाफा मिला है कि नहीं, मुझे नहीं मिला। हाँ, और एडमिट कार्ड पर ही पता छाप दिया गया, उसको एक सिस्टम में फोल्ड किया जाता था। सिस्टम में फोल्ड करने पर ही पता उसके ठीक सामने रहता था। तो ये पता जो है लिफाफे का मामला है, पत्र का मामला नहीं है। इसलिए जब नहीं लिखा हो पता तो हम इतना भी कर सकते हैं, मोहल्ला आवक स नगर क ख हो गया। 2 ही सिंबल से हम अपना काम चला सकते। अब एक सवाल उठना चाहिए आपकी ओर से कि बहुत सारे ऐसे बुक्स होंगे मार्केट में जिसमें पता में ऊपर लिखा हुआ परीक्षा भवन, परीक्षा भवन पटना, परीक्षा भवन गोरखपुर, मतलब जिस शहर में आप एग्जामिनेशन देते रहते हैं परीक्षा भवन कॉमा लिखते हैं, नीचे उस शहर का नाम लिखते हैं। ऐसा बुक में भी मिलता है। अब मेरा एक सवाल है, साइंटिफिक है, ऐसा एक आदमी बताइए, ये स्थान है पता का, तो ऐसा एक आदमी बताइए जिसका पता परीक्षा भवन होता हो। तो क्यों आप परीक्षा भवन लिखिएगा? ये प्रॉपर नहीं। तब तो पटना रेलवे जंक्शन ऐसा भी लिखकर हम पत्र शुरू कर सकते हैं। जंक्शन पर बैठ के लिख रहे खाली समय में, अभी ट्रेन नहीं आई है, तो हम लिख सकते, लेकिन ये प्रॉपर नहीं। इसलिए सिंबॉलिक बनाना हो तो मोहल्ला, अवसर, तो नगर, रखक, अब अलग अलग तरह का भी सिंबल आपको बनाना हो सकता है। जैसे जैसे सपोज वो लिखता है कि आपका नाम सुकन्या है, सारे बॉयज और गर्ल्स को उसने एक नाम फिक्स कर दिया। आपके पिताजी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, उन्हें एक पत्र लिखिए जिसमें घर में सुलभ शौचालय बनाने का अनुरोध किया, या पक्का शौचालय बनाने का अनुरोध किया। तब आप मोहल्ला, अवसर, नगर क ख का लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन इंप्रेशन घट जाएगा। क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि अब हमारे शायद कोई नगर नहीं है जिसमें छोटा या बड़ा कैसा भी घर हो उसमें शौचालय ना हो। राइट या रॉन्ग? लेकिन हमारे गांव आज भी मिलेंगे, सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है उसको, अलग से फंड भी दे रही है सरकार, और लोग भी उसका तरह तरह से उपयोग कर रहे हैं। एक ही वॉशरूम में अलग अलग लोग अपना फोटो खींचाकर और सरकार पर पोस्ट कर दे रहे हैं। हाँ, तो 12,000 के बदले उसको 48,000 भी कर ले रहे हैं। तो वो अलग बात है। राजीव जी ने कहा था कि जब केंद्र से मैं 1 रुपया छोड़ता हूं तो लाभार्थी तक 33 पैसे मिलते हैं। वो बहुत कंट्रोवर्सी में उनका विवाद हुआ था, विषय गया था कि प्रधानमंत्री ऐसा कहता, उसने सच्चाई कही थी। तो अब इस बॉडी को
अब हम बढ़ाएंगे, प्रॉपर मैं लिखाऊंगा भी, अभी समझाने के लिए मैंने किया। इस बॉडी को हम बढ़ाएंगे। कुशल पूर्वक रहता हुआ तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तो तुम्हारा पत्र कल ही मिला, पुण्य मिला। छोटा छोटा वक्त यह जानकर खुशी हुई कि तुमने इस वर्ष की परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। मित्र, अब गर्मी की छुट्टियां आने वाली है। मेरे महाविद्यालय मतलब कॉलेज, मेरे महाविद्यालय में परसों से ग्रीष्मावकाश हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम्हारे यहाँ भी ग्रीष्मावकाश की घोषणा हो गई होगी या होने वाली होगी। तो मेरा विचार था कि हम दोनों मिलकर इसका उपयोग करते और देश के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करते। मैंने इस बार मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करने का मन बनाया है। अगर तुम भी मेरे साथ रहोगे तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। पर अच्छे पिताजी से अनुमति ले लेना। घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह करना और मुझे यथाशीघ्र सूचित करना। हो गया पत्र खत्म। अब जब पत्र खत्म हो गया तो 5वां स्टेप भी खत्म हो गया बॉडी में। तब अब यहाँ जो लिखेंगे नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, बाया में लिखेंगे तुम्हारा मित्र। इसी को अभिनिवेदन कहते हैं। तुम्हारा मित्र, अगर सिंबल नाम नहीं दिया गया है तो देखेंगे कौन कौन सिंबल इस्तेमाल में अवश्य क ख ग छ छ ज त थ द कर लिए। तो एक सिंबल हमारे पास बच गया प फ ब। प फ ब हो गया। ये सारे इनफॉर्मल सिंबल आप इतना ही बना सकते हैं। ये अंग्रेजी का अनुवाद है अवश्य, इसलिए सिंबल बन सका है, नहीं तो नहीं बनता। उसके बाद हिंदी के अपने जो सिंबल है वैसे बनाए क ख ग छ छ ज त थ द प फ ब। ये 5 हो गए। ये 5 ही सिंबल इस्तेमाल, यर लब ट ठ ड, ये सब सिंबल नहीं इस्तेमाल होता है। पूछे क्यों नहीं होता? तो ट ठ द यर ब इनको हिंदी में कठोर वर्ण माना जाता है। इनका उच्चारण ललित नहीं है। तो ये माइन्यूट चीजें भी ऑब्जर्व की गई। सपोज अगर आप इस सिंबल को लिखते हैं आ मा का, तो ग्रामर से ये गलत नहीं होगा, लेकिन शिष्टाचार में इस सुनामी ले आए। पहले ही बार आपका एग्जामिनर ऐसा विदिकेगा, कहेगा कि वाह तो बहुत उदंड लड़का है, तो पढ़ा दिया हमको पहले ही लाइन। उसका मन मिजाज ही बदल जाए। वो आपको शिष्ट की श्रेणी में परिगणित ही नहीं कर सकता। स्कूलों में ऐसी समस्याएं बहुत बार आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड में कि लड़के ने लिख दिया तुम्हारा मित्र सलमान खान। अब टीचर ने उसको राउंड करके घेर के अंक काट दिया। अब वो अधिकार है, कॉपी निकाल के देख सकते हैं ना। बच्चे ने कंप्लेंट हो, बोर्ड ने पूछा अगर सलमान खान ही लिखा तो क्या गलत है? टीचर मानेगा ही, उसको सीधे लगता है कि हमको पढ़ा। अच्छा सलमान खान का नाम लिखा, रुको बताते हैं, रुको तुमको सलमान से भेंट कर। ये एटीट्यूड हो जाता है। इसलिए
परीक्षा हॉल के क्या दस्तूर होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप एंट्री लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जब तक रहेंगे आप क्या करेंगे, लेखन में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करना है, ये सारी बातों की चर्चा भी बीच बीच में होती रहेगी। और लेखन ये विषय भी हम लोगों का बीच बीच में चलता है, क्योंकि केवल विषय दे देने से फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ये समझना है कि क्या करना हमारे लिए फायदेमंद होगा और क्या करना हमारे लिए नुकसान है। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो अगले क्लास में अभी औपचारिक पत्र लेखन शुरू हो गया है, तो प्रॉपर बोर्ड पर पूरा का पूरा अनौपचारिक पत्र मैं लिख कर दिखलाऊंगा, एक आध दो लिख कर दिखलाऊंगा। जब फॉर्मेट से आप फ्रेंडली हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, जहां डाउट होगा वहां मैं फिर आपको बोर्ड पर निर्देशित करूं। फिर जब दो चार लिख लेंगे तब फिर मैं बॉक्स में लिखना सिखाऊंगा कि अगर उसको बॉक्स में लिखना है तो क्या डिसिप्लिन में। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं कर लेते हैं तब तक बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर पड़े रह जाए। जैसे जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप बॉक्स में, तब तक आप कैसे पूछेंगे कि सर कॉमा आएगा तो एक बॉक्स उसके लिए अलग से लगाएंगे, उसका क्या करना है, एक सवाल होगा ना। चिन्ह जो आएंगे उसका क्या करना है, कोई बड़ा शब्द आएगा जो एक बॉक्स में नहीं हटेगा, उसका क्या करना है। तो ये बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तो वहां जैसे जैसे हम लोग पहुंचेंगे उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। मैं अपनी ही तरह से करूंगा, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि क्लास 2 दिन बाद खत्म होगा वो अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स का न पूछना घातक है। आपको डाउट्स जो हो जरूर पूछिए, नहीं पूछिएगा तो फिर आपके लिए वो मुश्किल। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, एसएससी की जो परीक्षा होती है उसमें वर्ड लिमिट होता है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, 3। तो ये जो है केंद्र की परीक्षा है, इसने एक नया संगठन ही है जो बहाली की प्रक्रिया लगाया। तो ऑब्जेक्टिव तो यह पूछ चुका है, डिस्क्रिप्टिव इस साल उसने ला। ये पहला है कि डिस्क्रिप्टिव कोई भी स्टूडेंट सीएसआईआर का देगा। तो बोर्ड की ये गोपनीयता है, बोर्ड आपको ये शेयर नहीं किया होगा कि मैं रूल पर लिखवाऊंगा, प्लेन पर लिखवाऊंगा या बॉक्स में। तो हम लोग सेफ जोन में रहने के लिए तीनों अभ्यास कर लेंगे, तो जिसमें लिखवाए। डिस्क्रिप्टिव तो पेन पेपर ही होगा, ये ऑनलाइन संभव ही नहीं, ये ऑनलाइन संभव भी नहीं। हाँ, ऑनलाइन तब होगा जब हिंदी टाइपिंग में आप दक्ष भी हो और फास्ट भी हो। फास्ट नहीं होंगे, करेक्शन नहीं करने आएगा, तो सारे लोग तो ऑनलाइन एक्सपर्ट होते नहीं, और खास के हिंदी टाइपिंग तो बहुत जटिल काम, कीबोर्ड पर याद करना पड़ता है कॉमा कहाँ से आए, अनुस्वार कहाँ से आए। इसलिए इसको ऑफलाइन मोड में हो, ऑनलाइन मोड में होने का इसके चांसेस नहीं। ठीक है, तो कल 6 बजे। हाँ, तो मैं शुरू करूँ।
उससे कोई फर्क, केवल शेड्यूल चेंज हुआ।